कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका मिथलेश कुमार और आज हम लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम.के. सर। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो अब क्या है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक है पैटर्न प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पैटर्न प्रत्यभिज्ञान क्या होता है, दैट मीन्स पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो पैटर्न प्रत्यभिज्ञान होता है, दैट मीन्स रिकॉग्निशन जो होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पैटर्न प्रत्यभिज्ञान से तात्पर्य संवेदी उद्दीपक की जटिल व्यवस्थाओं की पहचान से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जटिल संवेदना होती है उसकी पहचान से है। यानी पैटर्न प्रत्यभिज्ञान क्या है? तो पैटर्न प्रत्यभिज्ञान से तात्पर्य संवेदी उद्दीपकों के जटिल व्यवस्थाओं की पहचान से है। कैसी व्यवस्था? जो जटिल होती है ना, उसकी पहचान से है। उसी को कहते हैं पैटर्न प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, पैटर्न प्रत्यभिज्ञान के बारे में जिन्होंने बताया था, यानी जिन्होंने पैटर्न प्रत्यभिज्ञान के बारे में जो यह परिभाषा दिया था कि पैटर्न प्रत्यभिज्ञान से तात्पर्य संवेदी उद्दीपकों के जटिल व्यवस्थाओं की पहचान से होता है, तो यह बताया था मैटलिन ने। कौन बताया था? मैटलिन ने। और मैटलिन ने भी बताया था, तो कब बताया था? तो 1983 में इन्होंने बताया था। ठीक है, वातावरण में जो होता है विभिन्न तरह के उद्दीपक के पैटर्न की पहचान होती है। वातावरण में क्या होता है? विभिन्न तरह के उद्दीपक की पैटर्न की पहचान होती है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो बुक है, इस बुक में जो लिखा हुआ है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बुक के जो अक्षर लिखे हुए हैं बुक में, वे अक्षर अगर आप समझ लेते हैं, शब्द को समझ लेते हैं, तो वो पैटर्न प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। यहाँ पर देखिए, उससे भी जटिल ये जो काव है, गांव में देखिएगा ना, किसी का भी गाय रहेगा, दूसरा व्यक्ति पहचान लेगा गाय को और बोल देगा कि फलाना व्यक्ति का गाय है। गांव में ऐसी होती है, वहाँ बोल देगा कि फलाना व्यक्ति का गाय है। तो वहाँ पे क्या हो गया, गाय को पहचानने के साथ साथ किसकी गाय है इस बात की भी पहचान वहाँ पर हो जाती है कि किसकी गाय है ये। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? तो पैटर्न प्रत्यभिज्ञान जो होता है इसी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होती है। अर्थ निकाल लिया जाता है कि अरे ये किसका गाय है, किसका काव है। ठीक है, तो यह साफ साफ लिखा हुआ है कि उद्दीपक के प्रति अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, उद्दीपक के प्रति अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, दैट मीन्स इंटरेक्शन करना संभव होता है। ठीक है, संभव होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पैटर्न प्रत्यभिज्ञान की व्याख्या दो तरह की प्रक्रिया से की गई है। यानी पैटर्न प्रत्यभिज्ञान की जो व्याख्या है वो दो तरह के प्रक्रिया, दैट मीन्स प्रोसेस, यानी 2 प्रोसेस से इसको की गई है, इसकी व्याख्या पैटर्न प्रत्यभिज्ञान की। तो पहला प्रोसेस क्या है? तो पहला प्रोसेस है आधारी ऊपरी संसाधन। आधारी का मतलब यहाँ आधार से है, आधार यानी जमीन से है। ठीक है ना, यानी जमीन से ऊपर की ओर है आधार का मतलब। क्लियर? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आधारिक ऊपरी संसाधन, दैट मीन्स बॉटम टू अप प्रोसेसिंग। इसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो प्रक्रिया की प्रोसेसिंग होती है, वो नीचे से होती है। कहाँ से होती है? नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहला है पैटर्न प्रत्यभिज्ञान की जो व्याख्या दो तरह से की गई है। तो पहला है आधारिक ऊपरी संसाधन। ठीक है, दैट मीन्स बॉटम अप
प्रोसेसिंग। सेकंड वाला देखेंगे हम लोग। सेकंड वाला है ऊपरी निचली संसाधन। ऊपरी निचली संसाधन, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है इसमें, यानी ऊपर से नीचे, यानी टॉप टू डाउन। टॉप से लेकर ये हो गया टॉप और ये हो गया डाउन, ठीक है। लेकिन अपोजिट हो जा ऐसे कब होता है, तो आधारिक ऊपरी संसाधन में इसके वाला ये है और इसका वाला ये है। क्लियर। यानी पैटर्न प्रतिविज्ञान की जो व्याख्या है वो दो तरह से प्रक्रिया से होती है, एक आधारिक ऊपरी संसाधन और ऊपरी निचली संसाधन, दैट मीन्स टॉप डाउन प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं। कहता है आधारिक ऊपरी संसाधन जो होती है, ठीक है, जो पहला वाला था, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिया हुआ है, यहाँ पर इसको लेकर सबसे पहले हम चलेंगे, फिर बाद में इसको लेकर चलेंगे। तो आधारिक ऊपरी संसाधन जो होती है, यानी बॉटम अप जो होता है, जो नीचे से ऊपर की जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रक्रिया की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, यानी आधारिक ऊपरी संसाधन की प्रक्रिया में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें उद्दीपकों के महत्वपूर्ण तथ्य, किसका, उद्दीपक, दैट मीन्स स्टिमुलस, यानी कोई वस्तु, उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं या जो विशेषता होती है उसकी, ठीक है ना, उस विशेषताओं से प्रक्रिया आरंभ करके ऊंचे स्तर पर लाया जाता है। और जब ऊंचे स्तर पर लाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है क्या, देख लीजिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एक अर्थ एवं संदर्भ, दैट मीन्स कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स यहाँ पर कहता है कि इसमें, यानी आधारिक ऊपरी संसाधन में उद्दीपकों के महत्वपूर्ण तथ्य या विशेषताओं से प्रक्रिया आरंभ करके उच्च स्तर पर लाया जाता है, ठीक है, जिससे हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, जैसे एक अर्थ एवं संदर्भ की प्राप्ति होती है, ठीक है। आधारित ऊपरी संसाधन को आंकड़े व्युत्पन्न संसाधन क्यों कहा जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आधारित ऊपरी संसाधन को आंकड़े व्युत्पन्न संसाधन इसलिए कहा जाता है, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि उद्दीपक से उत्पन्न किए गए सूचनाओं का बहाव, यानी जब कोई उद्दीपक आपके सामने उपस्थित होता है तो उससे जो सूचना प्राप्त होती है, जो उसका बहाव होता है, उस उद्दीपक तथा व्युत्पन्न, यानी जो उत्पन्न हो, ड्राइवेन तंत्रिकीय क्रिया जिसमें अंतर्गोत्वा उसकी पहचान होती है और अंत में उसकी क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है, तब तक की प्रक्रिया से होती है, तथा स्वयं उद्दीपक अर्थात आंकड़ा से ही वस्तु का ज्ञान हो जाता है, और स्वयं से तथा आंकड़ा से क्या हो जाता है, वस्तु को ज्ञान हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। तो आधारित ऊपरी संसाधन को आंकड़े व्युत्पन्न संसाधन क्यों कहा जाता है, तो समझ में आ गया आप लोग को कि उद्दीपक से उत्पन्न किए गए सूचनाओं का बहाव उस उद्दीपक तथा व्युत्पन्न तंत्रिकीय क्रिया जिससे अंतर्गोत्वा उसकी पहचान होती है तब की प्रक्रिया से ही होती है, तथा स्वयं उद्दीपक अर्थात आंकड़ा से ही वस्तुओं का ज्ञान होता है। कहता आधारित ऊपरी संसाधन मॉडल को दो भागों में बांटा गया है। जो आधारित ऊपरी संसाधन जो मॉडल होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो यहाँ पर देखेंगे कि आधारित ऊपरी संसाधन मॉडल को दो भागों में बांटा गया है। तो विशेष सिद्धांत, ये वाला पहला है डिस्टिंक्ट फीचर्स थ्योरी, यानी आधारित ऊपरी संसाधन मॉडल को दो भागों में बांटा गया है, विशेष सिद्धांत यानी डिस्टिंक्ट फ्यूचर थ्योरी, और दूसरा प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत यानी प्रोटोटाइप मशीन थ्योरी। तो ऊपरी संसाधन यानी आधारित ऊपरी जो नीचे से ऊपर की ओर होती है
उस मॉडल को दो भागों में बांटकर विभाजित किया गया, यानी जो उपभाग हैं उसके। तो पहला है विशिष्ट विशेष, विशिष्ट विशेष, ठीक है, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्टिव फ्यूचर थ्योरी। और दूसरा हो गया प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत, दैट मीन्स प्रोटोटाइप मशीन थ्योरी। यहाँ पर पहला वाला ग्रीन कलर किया हुआ है ना। इसका मतलब पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट विशेष सिद्धांत, विशिष्ट विशेष सिद्धांत क्या होता है। इसका प्रतिपादन सबसे पहले देख लीजिए कि इसका प्रतिपादन गिब्सन द्वारा किया गया था, और जो प्रतिपादन किया गया था वो 1975 में। यानी विशिष्ट विशेष सिद्धांत, जिसको डिस्ट्रिक्टिव फ्यूचर थ्योरी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन गिब्सन द्वारा किया गया, वो भी 1975 में। यहाँ समझ में आ गया आप लोग को? अब समझिएगा व्यक्ति विशिष्ट विशेष सिद्धांत के बारे में कुछ समझ भी लीजिए। व्यक्ति अक्षरों की पहचान, व्यक्ति जो होता है, मतलब गिब्सन का कहना था कि कोई भी जो व्यक्ति होता है उसमें अक्षरों की पहचान उसकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर करता है। यानी अक्षर का जो होता है ना, विशिष्ट विशेषता होती है, उसी के आधार पे उसका पहचान करता है। प्रत्येक अक्षर की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषता होती है। जो अक्षर होते हैं उसकी विशिष्ट विशेषता होती है, जिनके आधार पर उनका पहचान संभव है, उसी के आधार पर उसका पहचान संभव है। आगे बढ़े। कहता है गिब्सन का विशिष्ट विशेष सिद्धांत का उदाहरण क्या होता है। तो गिब्सन का विशिष्ट विशेष सिद्धांत का उदाहरण को हम लोग समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि H दिया हुआ है, यहाँ पर O दिया हुआ है, ठीक है। O और H में भिन्नता है या नहीं, भिन्नता है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि H और O में भिन्नता है। इसका कारण क्या है कि H और O में जो भिन्नता है, इसका कारण क्या है, तो वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उदाहरण दिया था H और O का, तो उससे भिन्नता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। बोलने का तो अभी बोल सकते हैं, लेकिन बाय प्रोसेस बेटर होता है। गिब्सन का विशिष्ट विशेष यानी विशेषता सिद्धांत किस बात पर बल देता है। तो वो इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक अक्षर का एक विशेष विशेषता होती है, जिसके आधार पर उसके पहचान होती है, यानी उसका उसी के आधार पर उसका पहचान होता है। प्रत्येक अक्षर का एक विशेषता होती है, उसी के आधार पर उसका क्या होता है, पहचान होता है। ये गिब्सन द्वारा कहा गया। कहता है गिब्सन का विशिष्ट विशेषता सिद्धांत यानी डिस्ट्रिक्टिव फ्यूचर थ्योरी किस बात पर बल डालता है। तो सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान से देखिए, GOW को। अक्षरों का कुछ समूह तो ऐसा होता है जिनकी विशिष्ट विशेषता एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती है। विशिष्ट विशेषता क्या होती है, एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती है। जैसे G और W के बारे में अगर बोल देंगे कि आप इसमें पहचान कीजिए, तो बता दीजिए दोनों अलग अलग है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे अक्षर भी होते हैं, कुछ ऐसे अक्षर भी होते हैं जिनकी विशेष विशेषता आपस में काफ़ी समान है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P और R, तो P और R लगभग में समान है। अगर ऐसे खींच दिए तो ये क्या हो गया, ये R हो गया, और इसको मिटा दिए तो ये P हो गया। तो कुछ ऐसे अक्षर भी होते हैं जो विशेष विशेषता आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, सिमिलरिटी होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। कहता है गिब्सन का विशिष्ट विशेषता सिद्धांत, गिब्सन का विशिष्ट विशेषता सिद्धांत किस बात पर बल डालता, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि गिब्सन का विशेष विशेषता सिद्धांत किस बात पर बल डालता है। तो अक्षरों की विशेष विशेषता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह हमेशा स्थिर होता है, चाहे उसे हाथ से लिखा जाए, कंप्यूटर से लिखा जाए या छापा जाए।
मगर अक्षर का विशेष विशेषता ये भी है कि जो भी रहता है वो स्थिर रहता है। वो क्या करता है, वो वाइब्रेट नहीं करता है, वो अप डाउन नहीं करता है, वो मूव नहीं करता है। ये भी एक विशिष्ट विशेषता है गिब्सन के अनुसार अक्षर के बारे में। ठीक है, और भी कुछ है तो वो भी हम लोग देखेंगे कि उसका विशेष विशेषता क्या है। और तो ये जो होता है ये सभी 26 अक्षरों से बना होता है, मतलब सब पे उन्होंने जांच किया था गिब्सन। अंग्रेजी के सभी 26 अक्षर के बारे में चार्ट बनाया। कौन? गिब्सन। चार्ट बना दिया। अब समझिएगा आप लोग कि गिब्सन जो चार्ट बनाए हैं तो उन्होंने क्या किया। गिब्सन ने अंग्रेजी के सभी 26 अक्षरों की विशेष विशेषताओं का एक चार्ट बनाया। आपको तो बता दिए थे। और इनमें इन्होंने कई तरह के विशेषताओं का वर्णन भी किया, जिसमें 3 विशेषता है। पहला विशेषता है सीधा, यानी वो क्या है, सीधा है, यानी स्ट्रेट है। दूसरा विशेषता क्या है, तो देखिए पहले समझिए। स्ट्रेट का मतलब है सीधा से है कि ये ऐसा होता है। यहाँ पर बताया गया था गिब्सन ने अंग्रेजी के सभी 26 अक्षरों की विशिष्ट विशेषताओं का एक चार्ट बनाया। इन्होंने कई तरह की विशेषताओं का वर्णन भी किया, जिसमें 3 विशेषता है। तो पहला है सीधा, तो सीधा को आप लोगों ने देख लिया। दूसरा आता है मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ को कर्व कहा जाता है। कर्व का जो आकार होता है ये आकार ऐसा होता है। क्लियर हो गया। तो 3 विशेषता बताए थे। 3 में से पहला विशेषता क्या है, वो है सीधा। दूसरा विशेषता क्या है, मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ का आकार देख लिए, चाहे वो ऐसे मुड़ा हो, चाहे ऐसे मुड़ा हो, चाहे ऐसे मुड़ा हो। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्या आता है, कटान या प्रतिच्छेदन। तीसरा क्या आता है, कटान या प्रतिच्छेदन। दैट मीन्स इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसा रहता है, तो इंटरसेक्शन देख लीजिए, ये ऐसा कटा हुआ रहता है, मतलब प्रतिच्छेदित रहता है। तो 3 विशेषता गिब्सन द्वारा बताया गया था 26 अक्षर को लेके। जैसे मुख्य विशेषता था सीधा, दूसरा था मुड़ा हुआ, तीसरा था कटान या प्रतिच्छेदन। दैट मीन्स इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिब्सन, शापिरो एवं योनास 1968 में इन्होंने एक प्रयोग किया। किसने किसने मिलकर, तो गिब्सन, शापिरो और योनास तीनों से मिलकर 1968 में एक प्रयोग किया। प्रयोग में इन्होंने क्या दिखाया, प्रयोग में देख लीजिए कि उन्होंने एक स्विच लिया। स्विच दोनों अलग अलग था। स्विच क्या था, दोनों अलग अलग स्विच था। और इसके बारे में जो बताया गया देखिए। इसके बाद क्या किया गया, मतलब जो प्रयोग में क्या किए, प्रयोग यानी जो व्यक्ति थे और प्रयोगकर्ता थे, उन्होंने एक एक जोड़ा बारी बारी से दिखलाया अक्षर का। ठीक है, बारी बारी से दिखलाया और उनसे कहा गया कि जब आपको एक समान लगे, एक समान, जैसे ये W हम लिख दिए और यहाँ O लिख दिए, दोनों में देखिए डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आपको ये डिफरेंस लगे तो एक स्विच दबा देना है। अगर दोनों आपको सिमिलरिटी लगे, सिमिलरिटी जैसे यहाँ पे हम लिख दिए P और यहाँ पे लिख दिए R, अगर दोनों में लगभग समानता दिखे तो आपको ये बटन दबाना है। तो ये उनसे कहा गया, ठीक है। तो होता क्या था कि जब समान दिखता था तो वो क्या करते थे, देर लगाते थे। अंतर्निहित जो होता था वो लंबा होता था। अंतर्निहित दैट मीन लेटेंसी। वो जो लेटेंसी था उनका, वो देरी होता था जब मैच करता था। और जब दोनों का आकार जब डिफरेंस होता था तो तुरंत दबा देते थे ग्रीन वाला। ठीक है, तो ये स्विच जो है वहाँ बताया नहीं गया है, हरा और लाल, ये हम अपने मन से लगाए थे। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा डिटेल में भी थोड़ा सा देख लीजिए कि दोनों अक्षर एक समान लगे
दोनों अक्षर यानी जो उनको दिखाया गया अक्षर वो अगर एक समान लगे तो उनको स्विच दबाना है, और जोड़ा का दोनों अक्षर दूसरे से भिन्न है तो भी स्विच दबाना है। दोनों ही हालत में आपको एक न एक स्विच दबाना ही है, उनको ऐसा कहा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बताए थे कि अगर एक समान अगर लगता है, समानता सिमिलरिटी रहता है, तो उनको लंबा समय लगता था, अंतर्निहित जो होता था वो लंबा होता था, लेटेंसी लंबा होता था। ठीक है, और जब जो दोनों अलग अलग होते थे, भिन्न होते थे, क्या होते थे, भिन्न होते थे, तो फटाक से वो दबा देते थे बटन और उनको समय नहीं लगता था, क्योंकि दोनों में समानता नहीं था। आगे बढ़ते हैं और भी समझिए आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से। गिब्सन, शापिरो एवं योनास के अनुसार अंतर्निहित अर्थात लेटेंसी, ठीक है, अनुक्रिया करने में लगा समय। तो यहाँ देखिए अंतर्निहित कम होता है। अगर जी और डब्लू को अगर देखते हैं, जी और डब्लू को दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो फटाक से वो क्या करेंगे, वो बटन दबा देंगे। लेकिन जब दोनों में सिमिलरिटी है तो व्यक्ति मिलाने का प्रयास ज़्यादा करता है, लेट ज़्यादा लगाता है, इसीलिए समय भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तब इसके बाद ये बटन दबाते थे, तो अंतर्निहित में ऐसा पाया गया। तो इसके परिणाम में क्या पाया गया, इसके परिणाम में तो क्या हुआ कि प्रयोज्य जो है सबसे पहले उन अक्षरों के बीच अंतर करता है, मतलब देखता है दोनों अक्षर को कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अंतर करता है। और उसके बाद क्या करता है, जो सीधा होता है, जिनके तत्व जैसे ये सीधा है थोड़ा सा, और ये देखिए पूरा कर्व में है। ठीक है, तो जो सीधा अक्षर होते हैं पहले उनका अंतर करने का प्रयास करता है, सबसे पहले सीधा वाला का, कि इसमें सीधा है तो इसमें सीधा है क्या, तो इस बात का वो अंतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद कर्व्ड यानी जो मुड़ा हुआ है, जो अभी हम बताए थे, तीन को बताए थे ना, तो पहले सीधा देखता है कि सीधा वाला है क्या, इसके बाद कर्व वाला को मिलाने का प्रयास करता है, और तीसरे अक्षर में राउंड फिगर को देखता है कि क्या कुछ है, क्या मैच कर रहा है क्या। ठीक है, तो एक तो हो गया ये, मतलब ये वाला, ये दोनों सेम हो गया, एक तो हो गया सीधा, ये हो गया सीधा, ये हो गया कर्व। अब एक आता है प्रतिच्छेदन, कटान जिसको बोला जाता है, यानी कट, राउंड किया है और कट कर दिया ये। ठीक है, तो तीन को हम बताए थे, देख लीजिए। सबसे पहले इसको हम करते हैं, यहाँ पर बताए थे सीधा, मुड़ा हुआ, कटान या प्रतिच्छेदन, तो यही तीनों के बारे में हम बताए थे, और ये तीनों के द्वारा वो देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रयोज्य अक्षरों के बीच किस तरह का अंतर क्रमानुसार करते हैं, यानी क्रम वाइज क्रम करते हैं। प्रयोज्य अक्षरों के बीच जो अंतर करते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सीधा होता है उसके बारे में हम बता ही दिए अभी, कि पहले वो सीधा वाला को देखते हैं, जैसे एम हो गया, एन हो गया, डब्लू हो गया, जिनके तत्व सीधा होते हैं। इसके बाद जो अक्षरों के बीच अंतर करते हैं तो मुड़ा हुआ, यानी जो कर्व रहता है उसके बीच अंतर करते हैं। इसके बाद कटान या प्रतिच्छेदन का अंतर करते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट विशेषता सिद्धांत का एक पहलू यह है कि इस सिद्धांत का दावा कुछ दैहिक सबूतों के अनुरूप है, यानी इस सिद्धांत का दावा यह भी है, इस सिद्धांत का जो दावा है कि ये दैहिक सबूत के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है सीधी रेखा वाले अक्षर तथा वक्राकार अक्षरों के प्रति, सीधी रेखा वाले और कर्व्ड यानी वक्राकार अक्षरों के प्रति अंतर्निहित में अंतर किसके कारण होता है, जो अंतर होता है वो किसके कारण होता है, वो यहाँ पूछ रहा है। तो दृष्टि कॉर्टेक्स, कौन कॉर्टेक्स, दृष्टि कॉर्टेक्स में विभिन्न तरह के न्यूरॉन होते हैं, यानी जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसमें अलग अलग तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो विशेष तरह की उन्मुखता वाले, विशेष स्पेसिफिक
विशेष तरह की उन्मुखता वाले रेखाओं के प्रति अधिक तेजी से अनुक्रिया करते हैं, अधिक तेजी से। इसीलिए अंतर्निहित होता है, लेटेंसी होता है सीधा और वक्राकार के बीच। ठीक है, तो किन्होंने कहा कि प्रायः अक्षरों की विशिष्ट विशेषताओं के बीच अंतर करना संभव नहीं हो पाता। यानी कोई ऐसे ही मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा क्या कि अक्षरों की विशिष्ट विशेषताओं के बीच अंतर करना संभव नहीं हो पाता है। तो यह कहा गया था नॉस एवं सीलमैन के द्वारा, और वो भी कब? 1976 में। नॉस एवं सीलमैन के द्वारा 1976 में कहा गया कि प्रायः अक्षरों की विशेषताओं के बीच अंतर करना संभव नहीं हो पाता है। नॉस एवं सीलमैन। अब देखिए, त्रिभुज की दो विशिष्ट विशेषता के बारे में बताया गया है। त्रिभुज की दो विशिष्ट विशेषता के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम यहाँ पे डॉट दे देते हैं। तो ये त्रिभुज अगर आप देखे हैं तो लग रहा है कि अरे ये भी त्रिभुज है, ऐसा फील हो रहा होगा आप लोग को कि ये भी त्रिभुज ही है। ठीक है, इस पिक्चर को आप देख लिए, समझ गया थोड़ा सा। वही यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ये वाला। तो त्रिभुज के दो विशिष्ट विशेषता नॉस द्वारा, सीलमैन द्वारा 1976 में जो बताया गया क्या है? तो सबसे पहले बताया गया कि 3 सीधी रेखा होती है त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 सीधी रेखा होती है। तीनों और कोण जो होता है वो स्पष्ट होता है। तीनों का कोण क्या होता है? स्पष्ट होता है। 3 वो सीधी रेखा होती है। रेखा भी समझ गए, कोण भी समझ गए। ये हो गया कोण, ये हो गया रेखा। क्लियर? इस बिंदु को भी देखें तो इसको ना हम क्या करेंगे, इसी का उपयोग करेंगे। अभी जब इसके नेक्स्ट जब बढ़ेंगे तो इसका उपयोग करेंगे डॉट का। तो आपको फिगर समझाना जरूरी था। अभी आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की दो विशिष्ट विशेषता जो बताया गया कि 3 सीधी रेखा होती है, 3 सीधी रेखा होती है और तीनों का कोण स्पष्ट होता है। तो इसको ना प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत कहा जाता है। जब एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु जब मिलता है तो ऐसे हम जो हम बनाते हैं, ठीक है, ये बनाए नहीं है, ये सिर्फ डॉट दिए हैं फिलहाल अभी हम इसको। ठीक है, क्या दिए हैं? डॉट। जब इस तरह का डॉट दिए हैं तो हम इसको ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ट्राइंगल। मन में बना लेते हैं कि ट्राइंगल है, ठीक है, डॉट से। तो इसको कहा जाता है प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत। इसको थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत समझ में आ गया आपको? ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। आधारित ऊपरी संसाधन मॉडल के 2 भाग जो बताए थे, तो उसका सेकंड टाइप पे प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत, प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत, उसी के बारे में भी हमने जिक्र किया था। ठीक है, तो आधारित ऊपरी संसाधन मॉडल को 2 भागों में बांटा गया है। विशिष्ट विशेष सिद्धांत, जिसका जिक्र भी हमने कर चुका है, किया हमने। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत के बारे में, दैट मीन्स प्रोटोटाइप मशीन थ्योरी के बारे में। ठीक है, प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है? व्यक्ति अपने स्मृति में, व्यक्ति जो होता है अपने स्मृति में उद्दीपकों, दैट मीन्स कोई वस्तु का एक अमूर्त एवं आदर्श पैटर्न संचित करके रखता है। प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत में क्या होता है? जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो आदमी होता है, वो अपने स्मृति में उद्दीपक यानी कोई वस्तु का एक अमूर्त एवं आदर्श पैटर्न, अमूर्त एवं आदर्श पैटर्न क्या करता है? संचित करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। रख लिया स्टोर करके, ठीक है। तो जब प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत में क्या होता है, यह व्यक्ति देखिए, यह व्यक्ति स्टोर करके रखा है और इन्होंने स्टोर नहीं किया है दिमाग में अपना कुछ। तो जब कोई वस्तु, मतलब जब कोई विशेष वस्तु को जब कोई देखता है तो मन में संचित प्रोटोटाइप
या आदर्श आकृति से करता है। अगर आप कुछ संचित मन में है ना, अगर कुछ वस्तु को देखते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका तुलना करते हैं मस्तिष्क में जो है और जो समान है, तो किस आदर्श आकृति से करता है, यानी मस्तिष्क में जो स्थिर रहता है, ठीक है, उस प्रोटोटाइप से करता है, यानी आदर्श आकृति से करता है। अगर वह उससे सुमेलित होता है, मस्तिष्क में जो है आदर्श आकृति यानी प्रोटोटाइप, अगर वो सुमेलित हो गया तो व्यक्ति उसका पहचान कर लेता है। अगर सुमेलित नहीं हुआ तब व्यक्ति क्या करता है, एक एक करके, मस्तिष्क में और भी होंगे तो उसे एक एक करके मिलाते जाता है, एक एक करके। अब मिला के देखता है कि पहचान हो पाता है या नहीं। अगर पहचान नहीं हो पाता है तो वो नहीं मिलेगा। क्लियर? तो समझ में आ गया प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत क्या होता है। अब कहता है मन में संचित प्रोटोटाइप जो होती है उनमें 3 को विशेषता होती है। अगर मेरा दिमाग में कुछ आदर्श है, ठीक है, क्या है, आदर्श है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था आदर्श आकृति दैट इज प्रोटोटाइप। यहाँ पर आदर्श आकृति दैट मीन्स प्रोटोटाइप से है। तो अगर आदर्श आकृति दैट मीन्स प्रोटोटाइप अगर दिमाग में अगर स्थिर है, दिमाग में अगर स्थिर है तो उसी को 3 विशेषता क्या क्या है, दिमाग में जो प्रोटोटाइप स्थिर, तो सबसे पहला बात यह अमूर्त होता है। मूर्त तो है नहीं, छू तो सकते हैं नहीं, देख तो सकते हैं नहीं इसको, यह अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर में है, यानी प्रोटोटाइप की विशेषता सेकंड नंबर, यह आदर्श स्वरूप का होता है। इसका स्वरूप जो होता है आइडलाइज्ड होता है, ठीक है, तो ये आदर्श स्वरूप का होता है, इसीलिए इसे आदर्श आकृति भी कहा जाता है। अब देखिए थर्ड नंबर में, प्रोटोटाइप का आकार दृढ़ रूप से यानी रिजिडली विशिष्ट नहीं होता है। ये दृढ़ रूप से विशिष्ट नहीं होता है। प्रोटोटाइप मतलब ये दृढ़ नहीं होता है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। पानी पड़ रहा है, हो सकता है आप लोग आवाज सुनाई दे। प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत और विशिष्ट विशेषता सिद्धांत से किस तरह भिन्नता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यानी प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत और विशिष्ट विशेषता सिद्धांत में जो भिन्नता है, जो डिफरेंस है, जो अलगाव है, ठीक है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। प्रोटोटाइप सिद्धांत में उद्दीपक के संपूर्ण आकारों के महत्व पर बल दिया जाता है। यानी प्रोटोटाइप सिद्धांत में उद्दीपक के संपूर्ण आकारों के महत्व पर बल डाला जाता है, जबकि विशिष्ट विशेषता सिद्धांत में उद्दीपक के विशिष्ट महत्वपूर्ण हिस्सा की पहचान करने के बाद ही, विशिष्ट हिस्सा को अगर हम पहचान कर लेते हैं उसके बाद ही पैटर्न प्रतिविज्ञान होता है। ठीक है, विशिष्ट विशेषता सिद्धांत में फिर समझिएगा, प्रोटोटाइप जो सिद्धांत होता है उसमें उद्दीपक के संपूर्ण आकारों के महत्व पर बल डाला जाता है, जबकि विशिष्ट विशेषता सिद्धांत में उद्दीपक के विशिष्ट महत्वपूर्ण हिस्सा के पहचान करने के बाद ही पैटर्न प्रतिविज्ञान होता है, जबकि उसमें हो जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक है, क्या भिन्नता और विशिष्ट विशेषता जो सिद्धांत होती है उसके अनुसार स्मृति में संचित पैटर्न दृढ़ रूप से यानी रिजिडली आकार में विशिष्ट होता है। क्या होता है? यह आकार में विशिष्ट होता है। विशिष्ट विशेषता सिद्धांत के अनुसार स्मृति में संचित पैटर्न दृढ़ रूप से आकार में विशिष्ट होता है, जबकि प्रोटोटाइप सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत? प्रोटोटाइप सिद्धांत के अनुसार ऐसे संचित पैटर्न में लचीलापन का गुण पाया जाता है। प्रोटोटाइप सिद्धांत के अनुसार जो संचित पैटर्न होता है ऐसा, उसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, व्यक्ति ऐसे अक्षरों को भी अपने वास्तविक स्वरूप में पहचान कर लेता है जिसकी आकृति विकृत है, यानी विकृत होती है। अब देखिए यहाँ पर
जैसा कि हमने W यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आकृति जो है इसका विपरीत है, थोड़ा सा हल्का सा हमने किया है, ठीक है। तो ये जो होता है ये किस कारण से होता है, ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि व्यक्ति का दिमाग में W प्रोटोटाइप यानी W का जो एक प्रोटोटाइप व्यक्ति के मन में होता है, इसीलिए उसको पहचान पाता, वरना व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाता विकृत होने के बाद, ठीक है। प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत के समान ही एक अन्य सिद्धांत भी है जिसमें तुलनात्मक रूप से लचीलापन कम है। जैसा प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत होता है ना, उसी तरह एक और सिद्धांत भी होता है जिसमें लचीलापन क्या होता है, कम होता है, तो उसे कहा जाता है सांचा सुमेल सिद्धांत। कौन सिद्धांत? सांचा सुमेल सिद्धांत, दैट मीन्स टेम्पलेट मशीन थ्योरी। यानी प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत के समान ही एक अन्य सिद्धांत भी है जिसमें तुलनात्मक रूप से लचीलापन कम होता है, उसका नाम है सांचा सुमेल सिद्धांत। आगे बढ़े। तथा सांचा सुमेल सिद्धांत क्या होता है? कौन सिद्धांत? सांचा सुमेल सिद्धांत क्या होता है? जब हम किसी अक्षर को देखते हैं, जब हम किसी अक्षर को देखते हैं तो हम लोग पहले यह जांचते हैं कि वह अक्षर मन में संचित अक्षरों के किस सांचे से मिलता है। सांचा का काम क्या है? वो जो जब हम कोई देखते हैं अक्षर को, तो वो कौन अक्षर से मिलता है ये हम लोग जांचते हैं मन में। अब मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी जांचते हैं। अगर मिल जाता है तो हम उसकी पहचान कर लेते हैं, अगर मिल जाता है तो उसकी पहचान कर लेते हैं। अगर वो किसी विशेष सांचा से नहीं मिलता है तब हम लोग दूसरा सांचा का इस्तेमाल करते हैं और उसका पहचान करने का प्रयास करते हैं। सांचा मतलब जो सांचा सुमेल सिद्धांत जो होता है, टेम्पलेट मशीन जो थ्योरी होता है, उसमें कुछ दोष भी तो होंगे, तो उन दोष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है कि सभी अक्षरों एवं उनके आकारों के सभी परिवर्तनों को सही पहचानने के लिए मस्तिष्क में करोड़ों सांचा की जरूरत होती है। अब इतना चीज है, सबको पहचानने के लिए करोड़ों सांचा यानी अरबों सांचा की पहचान की जरूरत होगी, और इसके लिए स्मृति तंत्र को काफ़ी व्यापक होना होगा। क्या होना होगा? व्यापक होना होगा, बड़ा होना होगा, ठीक है। इसी और यह जो कार्य है ये असंभव प्रकल्पना प्रक्रिया को पूरा होने में भी समय काफ़ी लगाता है। और दूसरी बात क्या है? यह जो है असंभव प्रकल्पना, जो असंभव प्रकल्पना प्रक्रिया बना है उसको पूरा होने में भी समय काफ़ी लगाता है। तो आप लोग समझ गए कि व्यापक समय लेगा, क्योंकि अगर सांचा मिलाते जाएंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटोटाइप को वैल्यू ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात यह है, दिमाग लगाने वाली बात यह है कि सांचा सुमेल सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया उसको, और प्रोटोटाइप सुमेल सिद्धांत को जो है एक्सेप्ट किया और अधिक महत्व दिया, ठीक है। और स्मृति में संचित प्रोटोटाइप जो होता है अमूर्त आकार में ढीढ़ एवं विशिष्ट न होकर लचीला होता है, यह भी बताया गया, ठीक है। प्रोटोटाइप के बारे में कि यह अमूर्त होता है, आकार में ढीढ़ एवं विशिष्ट न होकर लचीला होता है थोड़ा सा, ठीक है। वो तो होता ही है, अमूर्त होता है, आकार में ढीढ़ होता है और विशिष्ट नहीं होकर ये लचीला होता है। अब कहता पोजनर, गोल्डस्मिथ एवं वेल्टन ने 1967 में, पोजनर, गोल्डस्मिथ एवं वेल्टन ने पैटर्न पहचान पर एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इन्होंने आकृतियों एवं अक्षरों के प्रोटोटाइप पहचान का अध्ययन किया। इन्होंने जो है आकृति एवं अक्षर, आकृति दैट मीन्स फिगर, अक्षर दैट मीन्स लेटर के प्रोटोटाइप पहचान पर अध्ययन किया। कौन? पोजनर, गोल्डस्मिथ एवं वेल्टन। और क्या बताया? उन्होंने एक आलेख पत्र बनाया
कौन पत्र? आलेख पत्र। उन्होंने जो आलेख पत्र बनाया उसमें बहुत सारे गड्ढे दिए गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे गड्ढे दिए गए एक पत्र में बनाया, और उसमें 9 बिंदुओं के सहारे, 9 बिंदुओं के सहारे उन्होंने क्या किया? एम को तैयार किया। किसको तैयार किया? एम को, 9 बिंदुओं के सहारे। तो कौन कौन मिलकर तैयार किया? तो पोजनर, गोल्ड स्मिथ और वेल्टन। कब? 1967 में। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी जिक्र हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो पहचान जो बनाया गया, सॉरी, ठीक है, ये जो तैयार किया गया था, देख लीजिए, ये जो तैयार किया गया था क्या चीज? आलेख पत्र, 9 बिंदुओं का सहारे। तो उसको धीरे धीरे डेवलप किया गया, ABCD में इसको बदला गया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F। तो इसको जो है बनाया गया है ऐसे, और थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट किया गया है, इसको पहचान में विकट किया गया है। जैसे इसको हम बढ़िया से पहचान लिए, ये भी कुछ आ रहा है पहचान में, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, बाद में तो बिल्कुल ही पहचानने में नहीं आ रहा है, इसमें भी पहचानने में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा विकृत कर दिए तो, ठीक है। तो इस तरह इनको प्रूव कर दिया मनोवैज्ञानिकों ने। बिंदु पैटर्न, ये जो डॉट पैटर्न था, को प्रोटोटाइप के रूप में बृहत न करके किस आकार का उपयोग किया गया? तो इसको मतलब बढ़ाया नहीं गया, ज़्यादा बृहत नहीं किया गया, इसको ज्यामितीय आकार में, ज्योमेट्रिक फॉर्म में इसको किया गया बिंदु पैटर्न को, ठीक है, ज्यामितीय। अब देखिए, बिंदु पैटर्न को हम लोग समझते हैं प्रोटोटाइप के रूप में बृहत न करके ज्यामितीय आकार का उपयोग किस तरह से प्रयोग किया गया। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति को बोला क्या कि एक कार्ड है, क्या एक कार्ड है, और कार्ड को जो है आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। बोला ठीक है, आप बोल रहे हैं देखना ही पड़ेगा। तो कार्ड को उन्होंने ध्यान से दिया और वो याद करने लगा, तो उसको मना किया कि आप सिर्फ रेखा को याद रखें, रेखांकन कीजिए, याद मत कीजिए उसको। तो बोला कि ठीक है, हम याद नहीं करेंगे। इसके बाद जो उसका प्रोटोटाइप था मन में, जो उसका प्रोटोटाइप था, उस डिजाइन को फिर क्या किया, प्रोटोटाइप बना लिया, और उस डिजाइन को, मतलब जो बना हुआ था प्रोटोटाइप, उस डिजाइन को उसे मैच कराने का प्रयास किया, ठीक है। और फिर क्या किया, इसको परिवर्तन किया गया, और उसको बतलाना था कि पहले डिजाइन को देखें है या नहीं। यानी इसको डिजाइन जो दिया गया, जो कार्ड दिया गया, इस कार्ड को परिवर्तित किया गया और उसको पूछा गया कि बताइए इस डिजाइन को आप देखे हैं या नहीं देखे। अब जो मौलिक डिजाइन के समान जो डिजाइन था, उस डिजाइन को काफ़ी मतलब भिन्न था, परिवर्तन था इस सब में। जो मौलिक डिजाइन उसके दिमाग में था, पैटर्न जो था, ठीक है, उससे ये काफ़ी परिवर्तित था। इसीलिए क्या किया, उसमें त्रुटि हो गया, पहचान नहीं पाया। एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा तिबारा देख सकते हैं। और अगर एक ही वीडियो को दोबारा तिबारा देखने से, एक ही वीडियो को क्या, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, उस बुक को दोबारा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अरे ये वाला हम भूल गए थे पढ़ने के लिए, ये वाला दिमाग में नहीं रहा था, ये वाला देखे ही नहीं है। ऐसा आपको हमेशा रियलाइज़ होगा, क्योंकि एक बार में सारा ज्ञान नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। जो छूट जाता है वो सेकंड बार में, थर्ड बार में, फोर्थ बार में ही दिमाग में आ पाता है। और कोई भी चीज़ का रिवीजन करना अति आवश्यक है। विदाउट रिवीजन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं विदाउट रिवीजन, ठीक है। तो वीडियो को आपको 2 बार 3 बार 4 बार देखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहेगा और आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, यूसी नेट के लिए तैयार हो पाएंगे। पैटर्न पहचान पर टिप्पणी, किस पर टिप्पणी, पैटर्न पहचान पर टिप्पणी। पैटर्न पहचान पर संदर्भ का भी प्रभाव पड़ता है, संदर्भ दैट मीन्स कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव पड़ता है। और
पैटर्न पहचान में ऊपरी निचली संसाधन मॉडल का विशेष महत्व होता है, तब ना इसका हम जिक्र किए हैं। क्लियर, आगे बढ़े। तो पैटर्न पहचान की व्याख्या दो तरह से की गई है, एक आधारिक ऊपरी संसाधन जो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे, ठीक है, और दूसरा ऊपरी निचली संसाधन के बारे में, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, उस संसाधन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, यानी उसको देखेंगे। तो ऊपरी निचली संसाधन प्रक्रिया का जो स्वरूप होता है, जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में बताया था रूमेल हार्ट ने। कब बताया था? तो 1977 में। कब बताया था रूमेल हार्ट ने? 1977 में बताया था। पैटर्न पहचान में ऊपरी निचली संसाधन मॉडल क्या होता है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा, ये बेसिक नॉलेज है। तो इस संसाधन में उद्दीपकों दैट मीन्स स्टिमुलस की व्याख्या व्यक्ति के पूर्व ज्ञान एवं उद्दीपक के संदर्भ में किया जाता है। यानी इस संसाधन में उद्दीपक की जो व्याख्या होती है व्यक्ति के पूर्व ज्ञान एवं उद्दीपक के संदर्भ में किया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? ऊपरी निचली संसाधन का समर्थन हमें दो तरह के मनोवैज्ञानिक घटना से स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है, यानी मिल जाता है, जिसके बारे में हमको जानकारी होती है। ऊपरी निचली संसाधन को अगर दो भागों में विभाजित करके और उसको दो रूपों से समझ के, ठीक है, यानी दो पिलर से समझ के, तो सबसे पहला है शब्द श्रेष्ठता प्रभाव। शब्द दैट इज वर्ड, श्रेष्ठ है यानी सुपीरियर, सुपीरियरिटी जिसको बोला जाता है, और प्रभाव दैट इज इफेक्ट यानी वर्ड, सुपीरियरिटी, इफेक्ट, और संपूर्ण संसाधन दैट इज ग्लोबल प्रोसेसिंग के द्वारा। तो अभी ये ग्रीन कलर से किया हुआ है, यानी इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे। यानी शब्द श्रेष्ठता प्रभाव के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, जो ऊपरी निचली संसाधन का जो समर्थन करते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए। तो शब्द श्रेष्ठता प्रभाव और संपूर्ण संसाधन। शब्द श्रेष्ठता प्रभाव क्या होता है? तो ऊपरी निचली संसाधन की घटना को दिखलाया जाता है। शब्द श्रेष्ठता प्रभाव में क्या करते हैं? ऊपरी निचली संसाधन की घटना को दिखलाया जाता है। क्यों नहीं दिखलाया जाएगा? क्योंकि ऊपरी निचली संसाधन का ही तो पहला पाठ है ये, है ना, जिसमें व्यक्ति उन अक्षरों की पहचान उस समय तेजी से करता है जब वे एक सार्थक शब्द का निर्माण करते पाए जाते हैं। यानी ऊपरी निचली संसाधन की घटना जो दिखलाया जाता है, उसका व्यक्ति उन अक्षरों की पहचान उस समय तेजी से करता है जब वे एक सार्थक शब्द का निर्माण करते पाए जाते हैं। कैसा शब्द? सार्थक शब्द का निर्माण करते पाए जाते हैं। आगे बढ़े। कहता है कि शब्द श्रेष्ठता प्रभाव के बारे में, शब्द श्रेष्ठता प्रभाव के बारे में जॉन स्टोन, यानी जॉन स्टोन बोल सकते हैं इसको, जॉन स्टोन तथा रीकर, और जॉन स्टोन ने बताया था 1978 में और रीकर ने बताया था 1969 में। यानी शब्द श्रेष्ठता प्रभाव के बारे में जॉन स्टोन ने तथा रीकर ने बताया। क्या बताया? यानी उन्होंने क्या देखा? तो इस प्रभाव को उन्होंने इस प्रभाव को दिखाने वाले प्रयोग में अक्षरों का एक समूह इतना जल्दी से दिखाया जाता है। शब्द श्रेष्ठता प्रभाव में क्या होता है कि एक अक्षरों का जो समूह है, ठीक है, अक्षरों का जो समूह है इतना स्पीड में दिखाया जाता है कि उसे ठीक पढ़ने से पहले पढ़ने का भी समय न मिलता है। उसको दिखा दिया किताब और हटा लिया तुरंत, ठीक है, यानी उसको पढ़ने तक का भी समय नहीं मिला। सब श्रेष्ठता प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो उसको पढ़ने तक का भी समय नहीं मिलता है।
इसके बाद उनसे यह बतलाने के लिए कहा जाता है, तो पढ़ न पाया, ऊपर से बतलाने के लिए कहा जाता है कि दिए गए दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर दिखाए गए समूह के विशेष स्थान पर आया होगा। यार दो अक्षर उसको दिखा देता है और बोलता है कि बताइए कौन सा आया है उस स्थान पर जो आपको दिखाया अभी थोड़ा देर पहले। दो को दिखा के पूछता है, ऑप्शन देता है दो का। तो ये शब्द श्रेष्ठता प्रभाव के बारे में जॉन स्टोन ने बताया कि कौन सा अक्षर आया होगा। इस तरह उन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद पहचान पर संदर्भ का प्रभाव देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है ABCDE। बताइए ये सब किस में मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा है क्या? तो ये देखिए 13 जैसा ये लग रहा है, तो ये वाला हो गया यहाँ पे। तो ये दिमाग व्यक्ति लगा नहीं पाते हैं अपना, बाद में पता चलता है। तो इसी को कहा जाता है संदर्भ का प्रभाव, उससे संबंधित प्रभाव। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? संदर्भ का प्रभाव, इसी को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इसके बारे में और भी विस्तार से जिक्र होगा तो बताएंगे आपको। ऊपरी निचली संसाधन का समर्थन हमें दो तरह के मनोवैज्ञानिक घटना से पता चलता है। तो पहला तो पता चल गया कि शब्द श्रेष्ठता प्रभाव क्या होता है। अब देखिए संपूर्ण संसाधन के बारे में, यानी ग्लोबल प्रोसेसिंग क्या होता है उसके बारे में जिक्र हम लोग करेंगे। ग्लोबल प्रोसेसिंग के बारे में, दैट मीन संपूर्ण संसाधन के बारे में। तो संपूर्ण संसाधन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सवाल तो आएगा ही कि कैसे समझ सकते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं इसको। कहता है इसमें व्यक्ति प्रायः किसी उद्दीपक के विशिष्ट विशेषताओं की पहचान, इसमें जो होता है संपूर्ण संसाधन में क्या होता है, इसमें व्यक्ति प्रायः किसी उद्दीपक, यानी जो कोई वस्तु होता है, जो कोई उद्दीपक होता है, तो उद्दीपक के विशिष्ट विशेषताओं की जो पहचान होती है कि पहले उसके समग्र विशेषताओं की पहचान कर लेता है संपूर्ण संसाधन में। ठीक है, यानी इसमें व्यक्ति प्रायः किसी उद्दीपक के विशिष्ट विशेषताओं की पहचान के पहले उसके समग्र विशेषताओं की पहचान कर लेता है। विशिष्ट विशेषता पहचान के पहले संपूर्ण संसाधन की पहचान कर लेता है वस्तु का। ठीक है, कहता है कि देखिए यहाँ पर इसमें ना ग्राफ दिया और ये फोटोवा को आप देखिए, दोनों को हम बताए हैं, दोनों बना हुआ है यहाँ पे। इसको बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि इसमें से कौन आपको फटाक से याद हो गया। बताइए, अब हटा लेते, हटाएं तो नहीं है अभी इसको, लेकिन हटा लेते तो बताना पड़ जाता आप लोग को कि बताइए इसमें एस था या ए था। तो बड़ा वाला आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि एच है। तो समग्र लक्ष्य की पहचान व्यक्ति तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से करता है। जो समग्र लक्ष्य होता है ना, यानी ग्लोबल जो टारगेट होता है उसकी पहचान, जो बड़ा टारगेट होता है उसकी पहचान तुलनात्मक रूप से अधिक व्यक्ति तेजी से करता है। क्लियर? और सेकंड नंबर में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि समग्र प्रतिविज्ञान कार्य, यानी ग्लोबल प्रोसेसिंग का जो टास्क होता है, जो वर्क होता है, उसकी प्रतिक्रिया जो समय होती है, यानी रिएक्शन जो टाइम होता है, रिएक्शन करने का जो टाइम होता है, इस बात पर आधारित नहीं होती है कि उसका निर्णय किस अक्षर विशेष से किया गया है, यानी उसका जो निर्माण किया गया है उस किस विशेष अक्षर से किया गया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे बड़ा वाला को, सिर्फ हम किसको देखेंगे? सिर्फ बड़ा वाला को देखेंगे, वो किससे बना है उसको हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए समग्र लक्ष्य की पहचान व्यक्ति के तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से कर लेता है। क्लियर? कहता है ए तथा एच, कहता अक्षर से बड़ी एच की प्रतिक्रिया समय बराबर हुई थी। यानी कहने का मतलब ए से बना एच या एच से बना एच, ए से बना या एच से जो बना
है, इसका जब प्रतिक्रिया किया गया, जब देखा गया, जब पूछा गया प्रयोज्य से कि बताइए क्या आपको समझ में आया, तो जो समय था, जो टाइमिंग था, रिएक्शन टाइम, ठीक है, जो बताने में जो समय लगा, वो लगभग में दोनों में सिमिलरिटी था, समान था, क्योंकि हम एज के बारे में पूछे थे, क्या चीज से हुआ था उसके बारे में नहीं पूछे थे। क्लियर। अब यहां देखिए लिंडस्ले और नॉर्मैन, लिंडस्ले और नॉर्मैन तथा रूमेलहार्ट। तो लिंडस्ले सबसे ऊपर ब्लैक वाला में देखिए आप लोग, इसका जिक्र कर रहे हैं हम। तो लिंडस्ले एवं नॉर्मैन 1972 तथा रूमेलहार्ट 1977 का पैटर्न प्रतिभिज्ञान ऊपर यानी ऊपरी निचली तथा आधारित ऊपरी संसाधन पर विचार इन्होंने किया है, यानी दोनों को, आधारित ऊपरी तथा निचली ऊपरी दोनों पे विचार किया है। ठीक है, क्या विचार किया है, यानी टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में और बॉटम अप प्रोसेसिंग के बारे में, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों प्रोसेसिंग के बारे में क्या विचार किया है लिंडस्ले, नॉर्मैन एवं रूमेलहार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पैटर्न प्रतिविज्ञान होता है, जो पैटर्न प्रतिविज्ञान ऊपरी निचली संसाधन के बारे में, यानी टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर प्रोसेसिंग तथा आधारित ऊपरी संसाधन की जो अंतःक्रिया पर आधारित होती है, यानी ऊपर नीचे या नीचे ऊपर की जो प्रोसेसिंग होती है, जो संसाधन होता है वो किस पे आधारित होता है, अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन पर आधारित होती है। ये पहला वाला था। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला यहाँ क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है यहाँ पे कि पैटर्न पहचान में व्यक्ति उद्दीपक की विशेषताओं का विश्लेषण करता है। जो पैटर्न पहचान होता है उसमें व्यक्ति क्या करता है, उद्दीपक की जो विशेषता होती है ना स्टिमुलस की, उसका विश्लेषण करता है। ठीक है, और यानी आधारित ऊपरी विश्लेषण। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसका प्रतिक्षण से भी पहचान की प्रक्रिया प्रभावित हो जाता है, और जो प्रतिक्षण होता है उससे भी पहचान की प्रक्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। यह विचार ऐसा किया गया। लिंडस्ले एवं नॉर्मैन द्वारा जो विचार किया गया ऊपरी निचली और निचली ऊपरी संसाधन पे, ठीक है, तो क्या विचार किया गया एक और देख लीजिए। तो उद्दीपक की पहचान में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उद्दीपक की विशिष्ट विशेषताओं का दैट मीन स्पेसिफिक फीचर का, और कुछ प्रक्रियाएं जिनमें प्रयोज्य की गत अनुभूति यानी पास्ट एक्सपीरियंस यानी विशिष्ट विशेषता और उद्दीपक का विशिष्ट विशेषता और पास्ट एक्सपीरियंस जो उद्दीपक के बारे में था उसमें प्रत्याशा दैट मीन्स एक्सेप्टेशन तथा संदर्भ इसमें उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है उससे होता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का जो पास्ट में जो गुजर चुका है, जो एक्सपीरियंस है, और वो जो आशा करता है कि यही चीज़ निकलना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए वस्तु, उसी के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। यही इनका विचार था लिंडस्ले एवं नॉर्मैन द्वारा तथा रूमेलहार्ट के द्वारा। कहता है प्रयोज्य की गत अनुभूति, प्रयोज्य की जो अनुभूति होती है यानी पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है उसमें जो प्रत्याशा होती है या जो संदर्भ होता है, प्रत्याशा होती है यानी जो संदर्भ होता है उसे प्रस्तुत किया जाता है, महत्वपूर्ण होता है वो। पाल्मर ने इसके समर्थन में क्या कहा, यानी क्या योगदान दिया पाल्मर ने इसके बारे में। यहाँ पर देखिए प्रयोज्य की गत अनुभूति
दैट मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस, प्रत्याशा या संदर्भ दैट मीन्स कॉन्टेक्स्ट, जिसमें उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है महत्वपूर्ण होता है और इसके बारे में समर्थन किया पाल्मर ने 1975 में और योगदान दिया। क्या दिया देखिए, यहाँ पर देखिए आकृति बना हुआ है पर यह निरर्थक आकृति है क्योंकि सब अलग अलग है, ठीक है। और ये हुआ विशेष संदर्भ, यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा किताबी लैंग्वेज में समझिए। पैटर्न पहचान में आधारिक ऊपरी संसाधन तथा ऊपरी निचली संसाधन यानी बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। पैटर्न पहचान में जो है पाल्मर के अनुसार दोनों सम्मिलित होता है, ऐसा कहा गया। दोनों यानी बॉटम अप और टॉप डाउन, ठीक है। हम लोग मानव चेहरा का है एक समग्र मतलब चेहरा के रूप में इसलिए पहचान कर पाते हैं क्योंकि हम उसके हिस्से को पहचानते हैं, परंतु हम लोग उन हिस्सों को समग्रता के संदर्भ के अभाव में नहीं पहचान पाते। अगर समग्र नहीं करेंगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको हिस्सों को नहीं पहचानते, उसको हिस्सों को भी हम पहचानते हैं। कोई आदमी सूचनाओं को कितने ढंग से संसाधित करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग उद्दीपक की उसकी विशेषताओं के रूप में विश्लेषित करके उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग उद्दीपक की उसकी विशेषताओं के रूप में विश्लेषित करके उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग किसी उद्दीपक के अर्थ को अपने प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन के रूप में, उद्दीपक को जो है अपने प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें उद्दीपक का संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। उद्दीपक का जो संदर्भ होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। ऊपरी निचली संसाधन में ऐसा बताया गया है, ठीक है। ऊपरी निचली संसाधन में पैटर्न पहचान का जो निष्कर्ष होता है उसको इकट्ठे समझ लीजिए। कहता व्यक्ति में पूर्व अनुभूति एवं संदर्भ में विशेष प्रत्याशा उत्पन्न होती है। यानी व्यक्ति में क्या होता है, पूर्व अनुभूति जो पहले की अनुभूति होती है और जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके प्रत्याशा जो होती है, उसी के आधार पे एक्सेप्टेशन जो होती है, एक्सेप्टेशन यानी आशा उत्पन्न होती है और उसी के आलोक में उद्दीपक की व्याख्या होती है। ऊपरी निचली संसाधन में कौन सा साधन, ऊपरी निचली संसाधन में सीखे गए संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट, अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट अगर सीखे हैं तो उसका उपयोग प्रतिक्षण में होता है। यानी अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट है तो उसी के आधार पर आप कुछ न कुछ प्रतिक्षण करते हैं, जिसे अन्य क्या नाम दिया गया है, ठीक है। उसे अन्य क्या नाम दिया गया, दूसरा नाम क्या है। ऊपरी निचली संसाधन में सीखे गए संप्रदायों का उपयोग प्रतिक्षण में होता है, तो उसे आप और क्या नाम दिया गया है, तो संप्रत्यात्मक रूप से, कौन, संप्रत्यात्मक रूप से व्युत्पन्न संसाधन, ठीक है, यानी ड्राइव एंड प्रोसेसिंग। कौन प्रोसेसिंग, ड्राइव एंड प्रोसेसिंग, उसका नाम दिया गया है। आगे बढ़े, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है यूसी नेट से है और आपका सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरा चैनल आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आप जो भी कुछ सीखेंगे जानेंगे, जो भी कुछ सीखेंगे जानेंगे वो परफेक्ट होगा, वो परफेक्ट होगा। और हमने बेहतरीन तरीके से प्रयास किया है आप लोग को समझाने का। और जो सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी यूजी नेट के सिलेबस के अनुसार से ही हम डालते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है
और अगर आपका कोई चैप्टर मैच करता है, मैच करने का मतलब उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो इंटर में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, अगर उनका कोई चैप्टर हमारे यूजी नेट के सिलेबस से मिलता है तो वो आप चैप्टर देख सकते हैं। अगर ये चैप्टर अगर आप देख लेते हैं, मतलब हाथी का खुराक अगर आप ले लेते हैं तो बकरी का खुराक, यानी बकरी की खुराक के समान है। अगर हाथी का खुराक यूजी नेट का जो सिलेबस का जो एग्जाम होता है, तो ये हो गया हाथी का खुराक। और आप अगर इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो वो बकरी के खुराक के समान है। तो इसको देखने के बाद उसको तो आप आराम से लिख दीजिएगा, इसमें पता ही नहीं चलेगा, इतना आसान तरीके से आप पास कर जाइएगा, एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा। तो इसीलिए सब्जेक्ट को जो है ध्यान से थोड़ा देखिए, समझिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।